नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसने भारत में करोड़ों मजदूरों की दुनिया ही बदल दी। ये है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक एक्ट ने बिखरी हुई आवाज़ों को एक ताकतवर, संगठित और कानूनी आवाज़ में तब्दील कर दिया। जरा सोचिए, 1926 से पहले का भारत, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की जिंदगी कैसी रही होगी। काम के घंटे, कोई हिसाब नहीं, तनख्वाह बस नाम मात्र, और सोशल सिक्योरिटी वो तो थी ही नहीं। मतलब अगर बीमार पड़ गए या नौकरी चली गई तो कोई पूछने वाला नहीं। ये वो हालात थे जिन्हें बदलना बेहद जरूरी था। तो आज हम समझेंगे कि ये पूरा सफर कैसा था, कानून आने से पहले क्या हाल थे, फिर कैसे एक नए दौर की शुरुआत हुई। हम देखेंगे कि यूनियनों को कानूनी पहचान कैसे मिली, उन्हें क्या अधिकार और सुरक्षा दी गई, और साथ ही उनकी क्या जिम्मेदारियां तय हुईं। और आखिर में बात करेंगे इस कानून की आज की विरासत पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? 1926 से पहले वो कौन सी चुनौतियां थी जिनका सामना मजदूरों को हर रोज करना पड़ता था? देखिए, उस वक्त की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई ये थी कि मजदूरों का कोई भी ग्रुप, उसे कोई कानूनी दर्जा ही हासिल नहीं था। अगर वो बेहतर तनख्वाह या काम की बेहतर शर्तों के लिए आवाज उठाते तो उसे गैर कानूनी मान लिया जाता था। मतलब वो पूरी तरह से बेबस थे, कोई कानूनी सहारा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। देश भर में एक नई सोच, एक नई चेतना जाग रही थी, और यही वो चिंगारी थी जिसने एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया, इसके पीछे दशकों का संघर्ष था। कहानी शुरू होती है 1890 से, जब एनएम लोखंडे ने पहली ट्रेड यूनियन बनाई। फिर 1920 में एआईटीयूसी यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, जिसने देश भर के मजदूर आंदोलनों को एक छत के नीचे ला खड़ा किया। इन सब कोशिशों का असर ये हुआ कि सरकार पर दबाव बढ़ा, और आखिरकार सालों की बहस के बाद 1926 में ये बिल पास हुआ, और 1 जून 1927 को ये एक कानून की शक्ल ले चुका था। अब बात करते हैं इस कानून के सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी पहलू की। वो था मजदूरों के ग्रुप्स को एक लीगल आइडेंटिटी, एक कानूनी पहचान देना। इसे ऐसे समझिए कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ने यूनियनों को एक तरह का लीगल बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया। जो ग्रुप कल तक सिर्फ एक भीड़ था, वो अब कानून की नज़र में एक लीगल एंटिटी बन गया, एक ऐसी संस्था जिसके पास अपने अधिकार थे और जो कोर्ट में अपनी बात रख सकती थी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे था? देखिए, प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया। बस 7 लोग, कम से कम 7 मजदूर मिलकर एप्लीकेशन दे सकते थे। शर्त बस इतनी थी कि वो उस इंडस्ट्री के कम से कम 10% या 100 कर्मचारियों में से जो भी कम हो, उनका प्रतिनिधित्व करते हों। रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाती, वो जांच करते और फिर एक सर्टिफिकेट जारी कर देते थे, और बस यूनियन कानूनी तौर पर वजूद में आ जाती थी। अच्छा, कानूनी पहचान तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही यूनियनों को मिले कुछ बहुत ज़रूरी अधिकार और एक तरह की सुरक्षा, जो उनके लिए कानूनी ढाल की तरह काम करने वाली थी। और ये ढाल कितनी मजबूत थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। इस एक्ट से पहले अगर मजदूर हड़ताल करते तो उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश का केस चल सकता था। कंपनी के नुकसान के लिए उन पर सिविल केस भी हो सकता था। लेकिन इस एक्ट की धारा 17 और 18 ने सब कुछ बदल दिया। इसने यूनियनों को सही ट्रेड डिस्प्यूट्स के लिए इन दोनों ही तरह के मुकदमों से सुरक्षा दी। मतलब अब न तो क्रिमिनल केस का डर था और न ही कंपनी हड़ताल से हुए नुकसान का हर्जाना मांग सकती थी। यही नहीं, और भी कई अधिकार मिले, जैसे यूनियनें पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए एक अलग फंड बना सकती थीं। हाँ, ये बात और है कि इसमें पैसा देना या न देना मेंबर की मर्जी पर था। 15 साल से ऊपर के नौजवान भी इसके सदस्य बन सकते थे, और अगर जरूरत पड़े तो 2 यूनियनें आपस में मिल भी सकती थीं। लेकिन कहते हैं ना कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो इस कानून ने ये भी पक्का किया कि यूनियनें सिर्फ ताकतवर ही ना हों, बल्कि जवाबदेह और ट्रांसपेरेंट भी हों। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी नियम बनाया गया सेक्शन 22 में। वो ये कि यूनियन के ऑफिस बेयरर्स, मतलब जो पदाधिकारी होते हैं, उनमें से कम आधे यानी 50% लोग उसी इंडस्ट्री के मजदूर होने चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि यूनियन का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में हो जो ज़मीनी हकीकत को समझते हों,
न कि किन्हीं बाहरी लोगों के हाथ में। फिर बात आई पैसों की। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए भी नियम बनाए गए। ये तय किया गया कि यूनियन का फंड कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि मेंबर्स की भलाई के लिए, कानूनी मदद के लिए, सैलरी से जुड़े विवादों में, या फिर यूनियन चलाने के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के लिए। सब कुछ साफ साफ। और इसी जवाबदेही को पक्का करने के लिए सेक्शन 28 में एक और बात जोड़ी गई। हर रजिस्टर्ड यूनियन को साल के आखिर में अपनी सारी एक्टिविटीज और खर्चों का पूरा हिसाब किताब एक एनुअल रिपोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार के पास जमा करना जरूरी था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस कानून ने अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ी है और आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है? चलिए फटाफट रिवाइंड करते हैं। 1926 में पास हुआ, 1 जून 1927 को लागू हुआ। इसने यूनियनों को रजिस्टर करने का एक कानूनी ढांचा दिया। सबसे जरूरी, सेक्शन 17 और 18 के तहत वो कानूनी ढाल दी। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 7 मेंबर चाहिए थे। ये भी पक्का किया कि 50% पदाधिकारी इंडस्ट्री के ही हों और फंडिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक सबके लिए नियम बनाए। कुल मिलाकर इसने एक बिखरे हुए मजदूर आंदोलन को एक संगठित और जवाबदेही ताकत बना दिया। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इस कानून को बने हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं। आज काम करने का तरीका बदल रहा है, गिग इकोनॉमी जैसी नई चीजें आ गई हैं। तो क्या 1926 का ये कानून आज भी उतना ही कारगर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कानून की विरासत और आने वाले कल की चुनौतियों दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।